हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है वो कितना होता है, किस मैग्नीट्यूड में होगा, है ना। इसके लिए हम आज डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन जो कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिराइव करते थे, E इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1/Q/r²। वैसे ही सिमिलरली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी जनरेट होता है किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू, उसको भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि पिछली वाली वीडियो जो बच्चे देख के नहीं आए हैं वो जाके देख के आए, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे पॉइंट चार्ज। क्या बनाएंगे? पॉइंट चार्ज। तो चलिए एक पॉइंट चार्ज हमने बनाया, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बनाया जिससे हमें पॉइंट पी पे क्या करना है, पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मतलब पॉइंट पी पे जो कि डिस्टेंस है किससे, जो कि डिस्टेंस है आर से, आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, इस पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल से ही बात आती है, किसकी? पोटेंशियल से बात आती है इनफाइनाइट की। तो हम इनफाइनाइट से एक चार्ज, सपोज एट यहाँ पे इनफाइनाइट से कोई चार्ज हम लेके आएंगे पॉइंट पी तक। कहाँ से? इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज हमने उठाया जो कि पॉइंट पी तक लेके आना है। ठीक है, पॉइंट पी तक लेके आएंगे तभी हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट से लेके आएंगे पॉइंट पी पे तभी कैलकुलेट हो सकता है। तो चलिए उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि किसी छोटे, जब ये चार्ज यहाँ पे कहीं पे रहा होगा, यहाँ पे जब रहा होगा, यहाँ पे जिसका डिस्टेंस है, जिसकी लेंथ है dx, जिसका डिस्टेंस है dx, जो कि कहाँ पे है, जो कि इस वाले चार्ज से आपके, जो इस वाले चार्ज से आपके x डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? ये इतनी दूरी की हम बात करें, इतनी दूरी dx लेट कर लेते हैं। इस दूरी में जो चार्ज है जब पहुंचा यहाँ पे तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स। वो फोर्स कैसा होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको याद होगा कि K Q1 Q2/r² होता है। लेकिन यहाँ पे Q1 की जगह Q है और Q0 की जगह यहाँ पे Q0 ले लेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। बात समझ में आई? तो F की जो वैल्यू आई वो आई K Q0/x²। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये अपना क्या हुआ, इस पॉइंट पे जब चार्ज पहुंचेगा Q0 उस पे जो फोर्स अप्लाई होगा ये होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब सर जब फोर्स अप्लाई हुआ तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ वर्णन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अरे जिस चार्ज को हमने यहाँ dx यहाँ पे चार्ज था, यहाँ से यहाँ तक जब पॉइंट लेके आया, देखो यहाँ पे हम पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी। जब हम पॉइंट ए से बी तक लाए होंगे, dx डिस्प्लेसमेंट किए होंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है, तो उसमें यहाँ पे वर्डन हुआ होगा कि नहीं वर्डन हुआ होगा? तो यहाँ पे जो वर्कडन हुआ होगा, तो वर्कडन जो हुआ होगा वो क्या होता है? आपको पता है वर्डन जो इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स यहाँ पे F लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे dx है, और यहाँ पे साथ में cos थीटा भी आता है सर, है ना। तो यहाँ पे अगर छोटा सा वर्णन हम लेंगे तो ये W ले लेंगे, dw लेंगे, है ना, छोटा सा वर्णन लेंगे। अब ये cos थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? चले ध्यान से देखते हैं। ये फोर्स, ये बताओ, ये फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो टेस्ट चार्ज ये भी पॉजिटिव नेचर का होता है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा? रिपल्सन। तो इस पॉइंट पे अगर बात करें, पॉइंट ए पे बात करें, तो पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन। तो ये हुआ अपना dx। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है सर जी? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा
एफ इंटू डी एक्स, वो आएगा कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की आपको वैल्यू पता होगी -1 होती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो माइनस एफ इंटू डी एक्स आ गया, माइनस एफ इंटू डी एक्स आ गया, और ये डी डब्ल्यू हो गया। और फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, जो फोर्स लग रहा है आपको पता है वो फोर्स क्यू क्यू नॉट लग रहा है, तो जो डी डब्ल्यू आया वो आया माइनस, बाहर ले लो, फोर्स की वैल्यू कितनी है सर जी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर लग रहा है, क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स लग रहा है। ये तो हुआ उस छोटे से पार्टिकल के लिए, लेकिन जब हम इस वर्क डन को टोटल करेंगे, जब इस वर्क डन को टोटल करेंगे तो ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है सर जी, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट को हम इनफाइनाइट से पॉइंट आर तक लेके आ रहे हैं, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस इनफाइनाइट, यहाँ तक की डिस्टेंस सर आर, तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो इनफाइनाइट टू आर लगेगी, क्या लगेगी, इनफाइनाइट टू आर लगेगी। अब इसको कर लो आप इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट जब डी डब्ल्यू करोगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जिसका नाम है डब्ल्यू, क्या आएगी, डब्ल्यू आएगी, हाँ या ना, जो वर्क डन होगा टोटल। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, सर जी इतनी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट दिख रही है तो ले लो बाहर, यहाँ पे माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर हो गया, अंदर क्या बचा सर, इनफाइनाइट टू आर बचा, और 1/x स्क्वायर बचा डी एक्स के साथ। कोई तकलीफ दुख नहीं होनी चाहिए। अब इसको इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है ना, आता है कि नहीं आता, बिल्कुल सर आता है। यहाँ पे जो W की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी K, माइनस में K है ही, क्यू क्यू नॉट, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता होना चाहिए सर, 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है, और लिमिट लगी है कहाँ से, लिमिट लगी है माइनस इनफाइनाइट टू आर, माइनस इनफाइनाइट टू आर। तो जहाँ पे जो W की वैल्यू आ गई वो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस इसको क्या बना देगा सर जी, प्लस बना देगा, और यहाँ पे K Q, अच्छा अभी माइनस रहने दो, नहीं तो फिर घबरा जाओगे तुम लोग, सर जी माइनस कैसे हो गया, K Q Q नॉट, यहाँ पे लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, रख लो सर जी -1/r -1 इनफाइनाइट, ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट ये प्लस हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट वैल्यू होती है 0, और यहाँ पे बचा 1/r, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आएगी 0 को, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका सिर्फ ये वाली वैल्यू इतना -1/r, और यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है W इज इक्वल्स टू -k Q इंटू क्यू नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा K Q Q नॉट अपॉन में R, K की वैल्यू आपको पता है, तो वर्क डन जो आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में R। यहाँ पे लेकिन सर वर्क डन थोड़ी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे तो हमें कैलकुलेट करना था क्या, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था पोटेंशियल डिफरेंस, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल कैलकुलेट करना था तो क्या दिक्कत है, हम अभी कर देते हैं। एक काम देखो, यहाँ पे एक ध्यान से देखना, यहाँ पे W अगर हम इस क्यू नॉट को इसके नीचे भेज दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा W/Q नॉट, यहाँ पे जो वैल्यू बची वो क्या बची, यहाँ पे जो वैल्यू बची आपके पास वो बची 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R, और W/Q नॉट क्या बताया था सर जी, W/Q नॉट होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W/Q क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, ये आ रहा आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट आप हमेशा याद रखना कि जो आता है किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। हमेशा के लिए ये बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, अगर दिमाग में ये बातें नहीं बैठी तो आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे और भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा सर, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना चाहूँ, वो चीज़ क्या है कि जो पिछले क्लास में छूट गई थी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, क्या, अच्छा उससे पहले यहाँ पे अगर मीडियम हो जाए, अगर यहाँ पे चार्ज था, अगर बीच में कोई के डैश सब्सटेंस का कोई मीडियम रख उठे, क्या के डैश परमिटिविटी का कोई मीडियम रख उठे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा
v इज इक्वल टू 1/4πε k डैश q अपॉन r। याद रखना k डैश इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। बात समझ में आई? इसकी यूनिट क्या होगी, आप लिखोगे सर जी वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। ठीक है, तो वोल्ट इसकी यूनिट लिख लो, कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब जो कल पिछली वाली वीडियोस में छूट गया था, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका चार्ज है। v क्या है? वो पोटेंशियल है। तो ये बताओ q इंटू वी क्या होता है सर जी? w। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा वर्क डन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा वर्क डन है जो 1 यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्डन किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर मैं v जो इक्वल टू क्या लिख लूँ, w बटा q, चार्ज की यूनिट अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो गई, मतलब 1, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया w, और ये हो गया v। तो w जो इक्वल टू क्या हो गया, 1 eV। बात समझ में आया कि नहीं आया? 1 इलेक्ट्रॉन के जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसमें कितना एनर्जी होती है सर जी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इतना वोल्ट एनर्जी होती है, इतनी जूल एनर्जी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करो, समझ लो कितने पास एनर्जी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बात समझ में आई? क्यों आई देख लेना कैसे आई। क्योंकि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट चार्ज लिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेट किए, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज होता है। और जूल वोल्ट, ये वोल्ट आ गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुलाम वोल्ट मतलब वही जूल हो गया भाई साहब, वही तो हुआ जूल। मतलब एनर्जी मतलब वर्क डन ही एनर्जी वर्क डन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को भी वैलिडेट करता है और आपकी वर्क को भी वैलिडेट करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप यहाँ तक मेन जो पर्पस था मेरा सिखाने का ये था। तो अगर ये बातें ना समझ में आई हो तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, आपको चीज़ें आ जाएंगी भरपूर तरीके से। ठीक है, मैं आपको याद होना चाहिए कि मैंने सबसे पहले क्या किया। मैंने सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज लिया, इससे r डिस्टेंस पे आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी। हमने इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को लेके आया किसी पॉइंट p तक, जो कि क्या था, हमने बीच में उसके चेंज दिया, बीच में हमने छोटे से डिस्टेंस चलने के बाद सपोज दैट उसके ऊपर को फोर्स लगा होगा F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, जिसने dx चला तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे वर्डन हो जाएगा। तो वहाँ पे वर्डन जो वैल्यू आएगी वो F इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगी। दोनों का वेक्टर अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो W जो वर्डन आ गया वो माइनस F इंटू डी एक्स हो जाएगा। F इंटू डी एक्स अगर माइनस में हुआ तो हमने क्या रख दिया, F की वैल्यू रख ली। उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको याद होगा कि भैया इंटीग्रेशन कैसे हो गया। इंटीग्रेशन सर कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं आपको सिखा दूं इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है, अगर मैं बात करता कि x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अच्छा x स्क्वायर की क्या होगा सर जी, x की पावर 3/3। अच्छा सर x 1/x स्क्वायर कैसे होगा सर? नहीं पता। अरे भैया ये तो यही तो लिखा है, 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 लिख सकते हैं, और जब x की पावर -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने वही लिखा है वहाँ पे, है ना, इंटीग्रेशन करके मैंने वही लिखा है वहाँ पे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो ये मैंने वही लिखा है इंटीग्रेशन करके। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/x स्क्वायर का तो यही आएगा, आपको घबराना नहीं है आपको, है ना। सब कुछ वही चीज़ें हैं जो आपने 11th में पढ़ी थी, है ना, और आप बाकी मैथ्स में पढ़ रहे होंगे इंटीग्रेशन। तो हमने इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट वैल्यू रख ली। लिमिट कहाँ से था, इन्फाइनाइट टू r था। लिमिट रखने के बाद अपने पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया w इज इक्वल टू 1/4πε q नॉट अपॉन r²। q नॉट को इधर भेज दिया क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए v बनाया, इसको v इज इक्वल टू 1/4πε q/r। अगर उसके बीच में कोई मीडियम रख जाए तो उसके वहाँ पे k डैश हमने रख लिया। k डैश मतलब क्या है, k डैश किसी भी एयर के लिए 1 होती है, मेटल के लिए इन्फाइनाइट होती है। ठीक है, मेटल अगर आ जाएगा बीच में वो k डैश की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, और एयर आता है तो उसके लिए की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे आपका जो नेट आया v जो इक्वल टू 1/4πε k डैश k q/r, और यहाँ पे जो k डैश है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता होगा इसके बाद क्या आने वाला है। जो जो चीज़ें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करते थे वही चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे किसमें। ओह नो, ये क्या हो गया, लाइट ऑन ही नहीं किया था हमने। चलो ठीक है, वीडियो सही बनी होगी, है ना। अब लाइट ऑन हो गया, थोड़े काले आ रहे होंगे और क्या, है ना। चलो तो ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर ये सर नहीं समझ में आया हमें एक बार और क्लियर कर दीजिए, तो मैं आपको वो बातें आपको और क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्या बोल रहा था, जैसे जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया था वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब उसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था, इसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।